करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर। द टॉपिक जो है, द टुडेज टॉपिक इज़ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। First of all, atomic number. Atomic number is the number of the protons which is present in the nucleus of an atom. Now, एटम जो है इसमें आपको पता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और बाहर उसके शेल्स होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और शेल्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। Now, what is atomic number? Atomic number is the number of protons present in the nucleus of an atom. And it is represented by कैपिटल Z। और किसी भी एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो सेम होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं तमाम एटम्स में किसी भी एलिमेंट के वो सेम होते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी एटॉमिक नंबर की? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ नोन एज एटॉमिक नंबर। अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, क्योंकि इस पे एटॉमिक नंबर पे आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तमाम प्रॉपर्टीज़ जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करती है और प्रॉपर्टीज़ भी इस पे डिपेंड करती हैं एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़। नाउ वी कैन से दैट एटॉमिक नंबर इज़ ऑल्सो नोन एज द आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक नंबर जो है वो आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहलाता है, क्योंकि हर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो स्पेसिफिक है, वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होता। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर जो है उनके नंबर जो है वो चेंज नहीं होता। न्यूट्रल एटम में वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अगर कोई भी एटम स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लूज़ भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो जाता है, लेकिन प्रोटॉन का नंबर जो है वो सेम रहता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। नाउ मास नंबर। Mass number is the total number of, it is the sum of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. And it is represented by कैपिटल A। न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल नंबर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो क्या कहलाता है? मास नंबर। और इसको हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल A से। अब इसमें हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर की एग्जांपल्स हम देख लेते हैं पहले। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हैज़ ओनली one proton and 0 neutrons, so its atomic number is 1.
carbon, there are 6 protons in the nucleus of the carbon, so its atomic number is 6. Similarly, oxygen, there are 8 protons in the oxygen, so its atomic number is 8. अब इसमें मैथ नंबर में हम देखते हैं हाइड्रोजन जो है, इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं अगेन। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है और नो न्यूट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन। So its mass number will be 1. Oxygen, कार्बन, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो सम क्या हो जाएगा इसका 12, सो इट्स एटॉमिक masses और mass number is 12. Similarly, oxygen, it has 8 protons and 8 neutrons, so इसका mass number जो है वो 16 होगा। एंड सो ऑन, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। सो ऐसे क्या होगा कि सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज mass number, and number of protons present in the nucleus of an atom, that is known as atomic number. It is represented by capital Z and it is represented by capital A. Now, what is the relationship between atomic number and mass number? The relationship between atomic number and mass number is given by the equation A is equal to Z plus N. A is mass number, Z is atomic number and N is the number of neutrons. If we know the number of neutrons and we know the atomic number or the number of protons, we can find out the mass number. और अगर हमें ये दोनों दिए हों, न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना हो, तो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह से एक चीज़ इसमें फाइंड आउट करनी है, 2 पता हो तो हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। ए रिप्रेजेंट्स द मैस नंबर, जेड रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक नंबर एंड एन इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब बुक में जो है एक टेबल दिया हुआ है, उसमें राउंड अबाउट पेज नंबर 10 पे टेबल 1.5 जो है, इसमें 9 जो एलिमेंट्स हैं इनके एटॉमिक नंबर और मैस नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो बताए हुए हैं। ये आप जो है इसके एटॉमिक नंबर और मैस नंबर याद कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी ये यूज़ होते हैं। कॉमनली जो यूज़ होने वाले एलिमेंट्स हैं, बार बार ये आगे यूज़ होंगे और न्यूमेरिकल्स में भी इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसको आपने याद करना है। अच्छा, अब ये जो आगे एग्जांपल है इसको हम देखते हैं कि हाउ कैन फाइंड आउट दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। एग्जांपल है, हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन वन एटम हैविंग in an atom having A is equal to 238 and Z is equal to 92. हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। जो एटॉमिक नंबर विच इज़ गिवन हियर that is Z is equal to 92 and mass number is equal to 238. We have to find out the number of protons and number of neutrons. Number of proton it is equal to the इट इज़ डिफाइंड एज दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं। अभी हमने पढ़ा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो कितने हैं इस एलिमेंट में, दैट इज़ 92। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय द इक्वेशन ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। ये जो है इधर हमारा 238 is equal to 92 it is equal to 146. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कितने होंगे, 146 होंगे। सिमिलरली इसका कोई भी एलिमेंट हमें दिया जाए उसमें आपको मैस नंबर और एटॉमिक नंबर पता हो तो वी कैन फाइंड आउट दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। मैग्नीशियम फॉर एग्जांपल, इसका जो है मैस नंबर जो है दैट इज 24 एंड एटॉमिक नंबर ट्वेल्व है। वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या करेंगे हम, and number of protons. Number of protons जो है it is the atomic number, so it is equal to 12, whereas number of neutrons वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, A is equal to Z plus N। A जो है यहाँ पे हमारा 24, 12 plus N, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो क्या होंगे, 12 होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है दैट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास, अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और अमूमन बच्चों को थोड़ा सा ये कंफ्यूज करता है। इसको आप गौर से सुने, इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट जितना कि बच्चे इसको समझ लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, RAM, इसको एब्रीवेट करके हम RAM भी बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। It is defined as the average mass of an atom of that element as compared to 1/12 the mass of an atom of carbon 12। रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का एवरेज मास जिसको कि हम कंपेयर करेंगे 1/12 पार्ट ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12। द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट जिसको हम कंपेयर करेंगे 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 एटम। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर दोबारा इस तरफ आएंगे कि एटम जो है वो उसका साइज़ जो है वो बहुत कम होता है। जैसे कि एक फुल स्टॉप है, इसके ऊपर मिलियंस ऑफ एन एटम आ जाते हैं। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट दी मास ऑफ एन एटम। सो साइंटिस्ट जो है उन्होंने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जिससे कि किसी भी एटम के मास को कंपेयर किया गया एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ 1/12 the mass of C12। ये स्टैंडर्ड वैल्यू तमाम एलिमेंट्स के जो एटम हैं
उनके मैसेज को स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर किया गया। इसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास रिलेटिव यानी कि हमने इससे कंपेयर किया, इसके जो एटॉमिक मास था किसी भी एलिमेंट का उसको कंपेयर किया गया कार्बन 12 के एटॉमिक 1/12 पार्ट से, इस वजह से इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब चूँकि एटम का साइज़ बहुत स्मॉल होता है, उसको डिटरमिन करना मुश्किल है। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे साइंटिस्ट ने यूज़ किए जिससे कि क्या किया उन्होंने कि कार्बन 12 के 1/12 जो पार्ट था उससे कंपेयर किया एट डिफरेंट एलिमेंट्स के मैसेज को और उनको कैलकुलेट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें मार्केट जाना है और वहाँ से हमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सेब लेने हैं 1 kg, you have to bring 1 kg एप्पल। अब जो आपका शॉपकीपर है वो आपको एप्पल कैसे देगा, इसमें जो है एप्पल्स डाले। अब हाउ कैन यू नो कि ये 1 kg एप्पल लेंगे, उसके पास एक स्टैंडर्ड वेट होता है वो यहाँ पे रखता है और 1 kg और इसमें एप्पल डालते हैं, जितने भी इसमें एप्पल आएंगे जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम ये कहते हैं कि ये एप्पल जो है वो 1 kg है। सेम इज़ द केस ओवर हेयर कि हम एलिमेंट के मास को 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12 से कंपेयर करते हैं। अब ये इसमें कार्बन 12 क्यों लिया गया, अच्छा पहले ये है कि शुरू में जब डिस्कवरी स्टार्ट हुई तो हाइड्रोजन जो एटम है जो कि लाइटेस्ट एलिमेंट था उसको साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड बनाया, लेकिन हाइड्रोजन जो है एक तो वो गैसियस स्टेट में अकर करता है, सेकेंडली इनफ्लेमेबल होती है हाइड्रोजन गैस और वो बहुत सारे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए उसको छोड़ के फिर कार्बन जो है 12, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं C12, C13, C14। इसमें से C12 को लिया गया क्योंकि C12 जो है ये ज़्यादा एबंडेंस में प्रेजेंट होता है और ये स्टेबल आइसोटोप होता है। अब कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 होता है, जब हम 1/12 लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1, दैट इज़ 1 जो है 1/12 जो पार्ट होगा एक कार्बन एटम का वो किसके इक्वल होगा 1, वो किसके इक्वल होगा 1 के, और ये इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास यूनिट AMU, एटॉमिक मास यूनिट्स, इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। इसके यूनिट्स क्या होते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको कि हम एब्रीवेट करते हैं एज AMU। अच्छा अब ये देखें फॉर एग्जांपल जस्ट समझाने के लिए, एक्चुअली इस तरह से होता नहीं, हाइपोथेटिकली हम सपोज करते हैं कि एक एटम जो है कार्बन का उसमें क्या होते हैं, उसका जो 12 उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, 12 न्यूट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये उसके हमने 12 उसके पार्ट्स बना लिए। अब इसमें से ये जो पार्ट है दिस वन, इन 12 में से एक पार्ट 1/12 पार्ट जो है वो हमारा एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिससे कि हमने तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को कंपेयर करना है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, अगर हमें इसको ये हमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 हाइड्रोजन, हमने इस हाइड्रोजन यहाँ पे ली तो यहाँ पे हमें इसके कितने पार्ट्स आएंगे, एक पार्ट जो है इसका किसके इक्वल होगा, इट इज़ इक्वल टू दी हाइड्रोजन एटॉमिक मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन 16, या सिंपल ले लेते हैं पहले हीलियम, हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है। अगर हमने यहाँ पे हीलियम लिया, अब हम यहाँ पे कितने पार्ट्स लेंगे कार्बन के जो कि इक्वल होंगे हीलियम के, यहाँ पे इस तरह के 4 आएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये किसके इक्वल, इट इज़ कंपेयर्ड विद दी स्टैंडर्ड वैल्यू, और ये हीलियम का एटॉमिक मास जो है वो 4 होगा। सिमिलरली ऑक्सीजन उसका 16 होता है, अगर हम यहाँ पे 16 ऑक्सीजन लेते हैं तो यहाँ पे हमें कितने इसके पार्ट्स लेने पड़ेंगे, कितनी यूनिट्स डालने पड़ेंगे, 16।
अब इसके जो ये 1/12 पार्ट्स है, 16 हम यहाँ रखेंगे तो ये बैलेंस होगा और ये किसके इक्वल होगा, ऑक्सीजन के, 1 ऑक्सीजन के इक्वल। सो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। सो स्टैंडर्ड वैल्यू जो है हमारी यहाँ पे क्या है, कार्बन 12, जिससे कि एटॉमिक मास को कंपेयर किया जाता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। अब फिर हम डेफिनेशन के पास आते हैं, तरफ आते हैं। द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कम्पेयर टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। किसी भी एलिमेंट के का जो एटम है उसका जो एवरेज मास है, जब हम उसको कंपेयर करेंगे कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से, दैट विल बी दी इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास। और जो यूनिट यूज़ होते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए, दैट इज़ एटॉमिक मास यूनिट एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय AMU। अब इसको एटॉमिक मास यूनिट को हम डिफाइन कैसे करते हैं। द एटॉमिक मास यूनिट स्टार्ट। Atomic mass unit is defined as the 1/12 the mass of an atom of carbon 12। Atomic mass unit को हम define करते हैं, it is the 1/12 the mass of an atom of carbon 12। Now one atomic mass unit, it is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams। दिस इज़ द वैल्यू विच, इसमें क्या है कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो किसके इक्वल होता है, 1.66 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 24 ग्राम्स के इक्वल होता है। अब नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है पेपर में या टेस्ट में, जिस तरह से ये बोर्ड में भी, वैसे तो इसकी डेफिनेशन आती है मोस्ट प्रोबेबली कि डिफाइंड रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसमें कि आपने इसको, ये जो लिखी हुई डेफिनेशन ये बुक में भी मौजूद है, द एवरेज मास ऑफ एन एटम दैट एलिमेंट एज कम्पेयर टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, ये आपने इसको लिखना है। और उसके बाद आप लिखेंगे इट इज़ मेजर्ड इन AMU, और 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इट इज़ 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 एंड 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 24 ग्राम्स। ये तो आपकी डेफिनेशन हो जाती है। अगर इसमें एक्सप्लेनेशन आती है तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद हमने ये बताना है, दोबारा इसको एक दफ़ा कर लेते हैं कि एटम इज़ सो स्मॉल दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द साइंटिस्ट टू determine the mass of the atom, because on one in this dot million of atoms are present. So a standard value is used. There are instruments by which we can compare the atomic masses of the different elements with the standard value, and that is known as relative atomic mass. अब standard value यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं कि we use कार्बन 12 आइसोटोप, इसका 1/12 जो मास होगा कार्बन 12 का, दैट इज़ द स्टैंडर्ड वैल्यू। ये मैंने आपको अभी बताया था कि कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 1/12 पार्ट है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, इससे कैंसिल हो जाएगा एंड इट इज़ इक्वल टू 1 AMU। नाउ इसको हम कंपेयर, ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू होगी जिसको कि हम कंपेयर करेंगे एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स से। 1/12 पार्ट लेंगे कार्बन का और उसको हम कंपेयर करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। देन एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन, it is the 1/12 the mass of the an atom of C12 and 1 AMU is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 24 grams। Now ये जो 1 AMU is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams, उसके बाद यहाँ पे mass of proton, mass of neutron और mass of electrons जो है वो आपकी बुक में गिवन है। This is equal to 1.0073 AMU और 1.672 into 10 raised to power minus 24 grams। Then mass of neutron 1.0087 AMU और 1.674 into 10 raised to power minus 24 gram। Similarly mass of an electron जो है वो भी given है। Now these values you have to learn because ये MCQs में आ चुकी हुई बहुत दफ़ा और आती हैं, so ये values आपने याद करनी है। mass of proton, neutron, electron जो है इनकी ये दोनों values कोई भी आ सकती है, ये वाली भी आ सकती हैं और ये वाली भी आ सकती है। Now हम अब इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। जो टेस्ट योर सेल्फ है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी AMU 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस हैज़। अभी हमने इसको देखा है कि 1 AMU 1.66 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 24 ग्राम्स। क्वेश्चन है हाउ मैनी AMU 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस हैज़, कि 1 ग्राम जो है उसमें कितने एटॉमिक मास यूनिट होंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 को आप डिवाइड करेंगे
1.66 इंटू 10⁻⁻24 से, क्योंकि 1 एटॉमिक मास यूनिट जितनी ग्राम्स के बराबर है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 ग्राम में कितने एटॉमिक मास यूनिट होंगे। तो हम इसको इधर ले जाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू हमारी आती है राउंड अबाउट 6.02 इंटू 10⁻⁻23। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, इज एटॉमिक मास यूनिट एन एसआई यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट नहीं है, इसका आंसर होगा नो, इट इज़ नॉट एसआई यूनिट ऑफ द एटॉमिक मास। थर्ड, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन, क्योंकि ये जो है सेकंड वाला जो है क्यों नहीं है, क्योंकि ये रिलेटिव, इसको हम कंपैरिजन में फाइंड आउट करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, इस वजह से ये एटॉमिक मास यूनिट जो है ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ये इसमें आएगी इक्वेशन ये वाली, A इज़ इक्वल टू Z प्लस N, जिसमें आप बताएंगे A इज़ दी मास नंबर, दिस इज एटॉमिक नंबर एंड N इज़ दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देन लास्ट, देन फोर्थ, डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास, ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है और बुक में भी दी हुई है। द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट विच इज़ कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। अच्छा, इसके बाद है वाई इज एटॉमिक मास ऑफ एन एटम डिफाइंड एज रिलेटिव एटॉमिक मास, के किसी भी एटम के मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास की तर्ज पे क्यों डिफाइन करते हैं, इसलिए क्योंकि किसी भी एलिमेंट के एटम को जब हम कंपेयर करते हैं 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12, चूँकि उसको हमने कंपेयर किया है एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ, इसलिए वो क्या कहलाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसमें आप ये लिखेंगे कि एवरेज मास जो होता है ऑफ एनी एटम, इट इज़ कंपेयर्ड विद द 1/12 द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो, दैट इज़ हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। नाउ व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला, सबसे पहले हम इस पे आ जाते हैं। एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। Compounds are represented by chemical formula. Chemical formula क्या होता है? It is the symbolic representation of कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो क्या कहलाता है, उसका केमिकल का फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज केमिकल फार्मूला इट टेल्स अस द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स present in a compound। केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का जो होता है वो हमें बताता है कि उसके अंदर कितनी किस्म के और एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और उनके कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल जो है वाटर, इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ, देखने से हमें इसमें क्या पता चलता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ hydrogen and 1 atom of
ऑक्सीजन। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड, इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम एंड 1 एटम ऑफ क्लोरीन। ये फार्मूले से हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं और उन एलिमेंट्स के कितने एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब क्वेश्चन अराइजेस कि हम केमिकल फार्मूला जो है उसको कैसे लिखा जाता है किसी भी कंपाउंड के लिए। अब हम इसको देखते हैं। So first step to write the chemical formula is that we must know the correct symbol of the elements present in the compound। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि एलिमेंट का करेक्ट सिंबल क्या है। इसीलिए जो पिछला टॉपिक था वैलेंसीज वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू लर्न दी सिम्बल्स एंड दी वैलेंसीज of different elements which are given in your book because these are very important for the understanding in the chemistry। So first of all, first point क्या होगा, अगर हमें एग्जैक्ट सिम्बल्स पता है तो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द सिम्बल्स ऑफ द एलिमेंट in an order। Positive ion first and negative ion later। किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सिंबल्स जो हैं एलिमेंट्स के लिखेंगे इस तरह से कि जो पॉजिटिव आयन उसमें प्रेजेंट होगा, यानी कि वो आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है या जिसका जो वैलेंसी है वो पॉजिटिव होगी उसको हम पहले लिखेंगे और जो नेगेटिव होगा उसको हम बाद में लिखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या होगा इसमें, द वैलेंसीज ऑफ द ions are written on the top right corner of the symbol। क्या मतलब है इसका, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, सिंपल लेते हैं। अब सोडियम का सिंबल ये है और इसका चार्ज होता है 1+, और जो क्लोरीन है इसका सिंबल है Cl और इस पर चार्ज होता है -1। पहला जो हमारा स्टेप था सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स कैसे लिखने हैं, वी राइट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स इन ऑर्डर दैट पॉजिटिव आइन फर्स्ट एंड नेगेटिव आइन लेटर। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, पॉजिटिव इस पे चार्ज है उसको पहले लिखेंगे और जो जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसको हम बाद में लिखेंगे। अब सेकंड स्टेप है द वैलेंसीज ऑफ द आइंस आर रिटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द सिंबल। इनके ऊपर जो चार्जेस थे उसको हम लिखेंगे टॉप राइट कॉर्नर पे। सोडियम के ऊपर जो वैलेंसी है, सोडियम का जो चार्ज है दैट इज़ 1+ और क्लोरीन का क्या है 1-। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, the valencies of the ions are brought at the
lower right corner of the symbols by cross exchange method। जो वैलेंसीज हमने टॉप राइट कॉर्नर्स पे लिखे हैं उसको हम लोअर राइट कॉर्नर्स पे लाएंगे सिंबल्स के बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। क्रॉस एक्सचेंज मेथड का मतलब क्या है कि इसकी जो वैलेंसी होगी वो इसके राइट कॉर्नर पे आ जाएगी लोअर, और जो इसकी वैलेंसी होगी वो इसके लोअर राइट कॉर्नर पे चली जाएगी। कैसे? ना यूजुअली क्या होता है, ये मैं आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, नॉर्मली हम ऐसे लिखते नहीं है। जब नीचे लाते हैं तो सिंबल्स को हम यूज़ नहीं करते, वी जस्ट राइट द नंबर। अब अगर तो नंबर जो है, जो चार्जेस है वो सेम है, तो वो क्या हो जाएंगे, दे विल बी कैंसल्ड आउट और दे आर ऑफसेट। ये 1 प्लस और 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसका जो फार्मूला बनेगा दैट विल बी ये। एक और एग्जांपल इसमें हम लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कैल्शियम 2 प्लस Cl 1 माइनस। कैल्शियम जो है उसका सिंबल Ca होता है और क्लोरीन का Cl। कैल्शियम पे चार्ज वैलेंसी 2 प्लस और 1 माइनस। अब हम इसको क्रॉस एक्सचेंज मेथड से लोअर राइट कॉर्नर पे लाएंगे। अब जब हम इसको लोअर राइट कॉर्नर पे लेकर आएंगे, नंबर्स को नीचे लिखेंगे तो हम चार्ज यूज़ नहीं करेंगे, वी जस्ट सिंपली राइट दी नंबर। कैसे? इस तरह से। अब नॉर्मली हम जो है 1 जो है उसको यूज़ नहीं करते, कुछ ना लिखा हो तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो 1 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका जो केमिकल फार्मूला होगा कैल्शियम क्लोराइड का वो CaCl2 होगा। ये कौन सा कंपाउंड है, कैल्शियम क्लोराइड। एक और एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि आपकी बुक में डिस्कस हुई है। इसके अलावा भी हम एग्जांपल्स दे सकते हैं। 2 प्लस ऑक्सीजन -2। अब इसमें भी क्या होगा, क्रॉस एक्सचेंज मेथड हम यूज़ करते हैं इस तरह से। लेकिन हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये जो इसके ऊपर जो चार्जेस है ये क्या है, ये दे कैन बी कैंसल आउट, क्योंकि इसका 2 प्लस है और ये 2 माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे तो वो क्या बनेगा, Ca। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का सिंबल Al, इसके ऊपर चार्ज होता है 3 प्लस Cl 1 माइनस। क्रॉस एक्सचेंज मेथड से इसको यूँ करेंगे। अब यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 3। 1 हम नॉर्मली नहीं लिखते, इसका जो फार्मूला होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड का वो ये होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसकी। आयरन जो है इसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है 2 प्लस एंड 3 प्लस। एक कंपाउंड हम लेते हैं फेरिक क्लोराइड और फेरस क्लोराइड, और एक हम लेते हैं फेरिक क्लोराइड। सबसे पहले जो स्टेप था, हम पॉजिटिव रेडिकल जो है उसको, पॉजिटिव आयन को हम पहले लिखते हैं विद चार्ज फेरस 2 प्लस Cl 1 माइनस। क्रॉस एक्सचेंज मेथड करेंगे हम, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, दैट विल बी FeCl2। नाउ इन दिस केस 3 प्लस पॉजिटिव हमने आयन पहले लिखा और उसके बाद हमने लिखा नेगेटिव आयन। इसके बाद वैलेंसीज को हमने टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा, फिर हमने वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज मेथड से लोअर राइट कॉर्नर पे लाएंगे। इट्स फार्मूला विल बी FeCl3। So in this way we can write the chemical formulas of different compounds. Next जो इसका पॉइंट है
सो फोर्थ पॉइंट जो अभी मैंने आपको समझाया, ये इसमें ये होगा कि इफ द वैलेंसीज आर सेम, they will be offset or cancelled, and if they are different, they will be written as, ये जो हमने यहाँ पे सारा प्रोसीजर किया था वो आप लोगों ने करके बताना है, और उसके बाद दे विल बी रिटन एज, और वो सारा प्रोसीजर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है फिफ्थ वन, नॉर्मली बच्चे इस पॉइंट से भी कंफ्यूज होते हैं, हालांकि इसमें ऐसी बात नहीं है, इसको जस्ट आप गौर से सुने, अंडरस्टैंड करें कि इफ एन एटम, an ion is a combination of two or more atoms, यानी कि अगर वो रेडिकल हो having charge on it, for example देन हम फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे। अगर एक आयन जो है वो कॉम्बिनेशन हो एक से ज़्यादा एटम्स का, यानी कि वो रेडिकल हो, ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज यूनिट जो हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था, और उसके ऊपर चार्ज हो, तो हाउ कैन वी राइट दी फार्मूला। इन दिस केस हम सेम प्रोसीजर करेंगे कि फ़र्स्ट हम लिखेंगे पॉजिटिव रेडिकल फर्स्ट। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव टू राइट डाउन द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। सिंबल जो है एल्यूमिनियम का ये है, और इसके ऊपर चार्ज होता है 3+। सल्फेट का सिंबल जो है SO4, इस पर चार्ज होता है 2-। हमने इसका फॉर्मूला लिखना है एल्यूमिनियम सल्फेट का। फर्स्ट स्टेप क्या था कि हम सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे, इसमें एल्यूमिनियम का सिंबल पहले और बाद में नेगेटिव सल्फेट का। देन वी विल राइट दी वैलेंसीज और चार्ज ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि वी विल ब्रॉड दी वैलेंसीज बाय द क्रॉस एक्सचेंज मेथड ऑन द लोअर राइट कॉर्नर। अब जो आपने लिखने के लिए जो इस पॉइंट में चीज़ ऐड करनी है कि वाइल राइटिंग द केमिकल फार्मूलाज ऑफ सच कंपाउंड्स इन विच an ion is a combination of more than one atoms having charge on it, then we write the negative ion in the parenthesis or bracket। इसमें क्या करेंगे हम कि आपने किस तरह से इसको लिखना है, एल्यूमिनियम के नीचे तो ये 2 आ जाएगा। अब सल्फेट जो है इट्स ऑलरेडी इसमें ऑक्सीजन 4 है, एंड ये 3 जो है इसको हमने क्या लिखना है, वाइल राइटिंग दिस वी विल यूज ब्रैकेट। While writing this formula, the negative ion or negative radical it is written in parenthesis और ब्रैकेट, हम ब्रैकेट लगाएंगे और फिर हम उसका जो है चार्ज लिखेंगे। ये चार्ज जो पूरे से बिलोंग करता है, इसको नीचे ऐसे नहीं लिखेंगे। सिर्फ ये डिफरेंस, मेथड वही है, सिर्फ इसमें चेंज क्या है कि जो नेगेटिव रेडिकल है उसके नीचे अगर 2, 3 या 4 कोई नंबर आ रहा है उसको आपने ब्रैकेट में लिखना है। अगर 1 है तो हमने लिखेंगे, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम 3+। नाउ इस केस में देखें ये सिमिलर है, चार्जेस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका फॉर्मूला बनेगा इसमें जो है हम इसको ब्रैकेट में ही नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे जो इनके ऊपर जो चार्जेस थे वो यहाँ पे कैंसिल हो गए, इस वजह से इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको देख लेते हैं, 1+, इसमें भी क्या होगा, ये सिंपली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2+,
इसमें क्या होगा, कैल्शियम यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, 1 था, और ये जो 2 है इसके बाहर हम ब्रैकेट डालेंगे इस तरह से। जब आयन जो है वो कॉम्बिनेशन हो एक या एक से ज़्यादा, 2 और 2 से ज़्यादा एटम्स का, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हमने मेथड वही रखना है कि पॉजिटिव आयन को पहले लिखेंगे, नेगेटिव आयन को बाद में लिखेंगे, फिर हमने टॉप राइट कॉर्नर्स पे वैलेंसीज लिखनी है, फिर हमने क्रॉस एक्सचेंज मेथड से उसको नीचे लेके आना है, और उसके बाद अगर वो सेम होंगी तो दे विल बी कैंसल्ड और ऑफसेट, और अगर वो सेम नहीं होंगी तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि जो नेगेटिव रेडिकल होगा उसको हम पैरेंथेसिस या ब्रैकेट में लिखेंगे। सो दिस इज़ द वे हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला।